भाई आप सभी का मैथ्स पेडागोजी के अंदर स्वागत है। जैसे हम इसका एक चैप्टर पहले कर चुके हैं और आज इसका जो सेकंड चैप्टर है, तो दोस्तों हम स्कूल लेवल पर बहुत सारे जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, आपको स्कूल लेवल पर सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। जैसे कुछ तो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कंपलसरी होते हैं। 8th क्लास तक आप देखोगे ना, आपने 8th क्लास तक हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ठीक है, साइंस, सोशल साइंस, ड्राइंग, संस्कृत, ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। इनके अंदर एक सब्जेक्ट और पढ़ते हैं हम अपना मैथमेटिक्स, ठीक है। तो हर एक कोई भी जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, तो हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक वैल्यू है, ठीक है। और उसके कुछ उद्देश्य है कि भाई इस कारण से ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो आज हम बात इसी की करेंगे कि जो स्कूल का करिकुलम है, करिकुलम के अंदर गणित को रखने का क्या कारण है, कि भाई मैथमेटिक्स को क्यों रखा गया है, ठीक है। आप ये लोग सोचते होंगे बहुत सारे बच्चे कि भाई, ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि जिसको इंजीनियर बनना है ना, आगे चलकर 10th के बाद, तो वही गणित पढ़ता है, या जो गणित के अंदर अच्छा होगा वो इंजीनियर बनेगा। तो इस तरह की धारणाएं मनुष्य के मन में है या बच्चों के मन में होती है। लेकिन इसका ये उद्देश्य नहीं है कि आपको इंजीनियर बनाना है, गणित पढ़ाने का उद्देश्य इस तरह से नहीं है, ठीक है। तो आज हम यही चीजें पढ़ेंगे कि स्कूल के पाठ्यक्रम में गणित को रखने के क्या कारण हैं। पहले तो हम जो बात करें, जितनी भी हमारी साइंस है, साइंस के हम पार्ट करते हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, और इनके भी सब पार्ट्स होते हैं। तो इन सब का जो बेस है उसके अंदर वो क्या होता है, मैथमेटिक्स। सबका आधार क्या है, मैथमेटिक्स। अब आप कहोगे सर ये कैसे? हम ये कहते हैं कि गणित सभी विज्ञानों का आधार है। मैथमेटिक्स इज द बेसिस ऑफ ऑल साइंस, यानी सारी इसके इस पर बेस है, ठीक है, इस पर डिपेंड है। अब आप ये कहोगे कि जी ये कैसे है? अब आप ये देखना, मान लीजिए आपने फिजिक्स पढ़नी है, उसके अंदर भी हम मैथ की कैलकुलेशन करते हैं। आपने बायोलॉजी पढ़नी है, उसके अंदर भी हम जो फॉर्मूले लगते हैं वो किससे जुड़े हुए होते हैं, वो भी किससे होते हैं, मैथ से होते हैं। आपने केमिस्ट्री के अंदर आप जितने भी रिएक्शन पढ़ते हो उसके अंदर भी बेस क्या होता है, मैथमेटिक्स होता है। आप चाहे आप ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, हम ये कहते हैं जैसे हम भूविज्ञान है, ज्योग्राफी के अंदर भी हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो सारी किसके आती है, वो मैथ से जुड़ी हुई होती है। और जैसे इनके भी कुछ, जैसे हमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, इनके भी क्या है, कुछ सब पार्ट्स होते हैं, उनके अंदर भी हम मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। आप इकोनॉमिक्स देख लीजिए, अगर हम साइंस से बात अलग करें, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, उसके अंदर भी हम किसका यूज करते हैं, मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। आप हिस्ट्री देख लीजिए, हिस्ट्री में भी हम डेट वगैरह ये चीजें किसका पार्ट है, मैथमेटिक्स का है। तो कहने का मतलब ये कि सभी साइंस है ना, तो सबका आधार क्या है, मैथमेटिक्स से है। आमतौर पर जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स के अंदर अच्छे हो, दूसरे विषय के अंदर भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। होता है ना ऐसे, 1-2% तो हम कह नहीं सकते, नहीं तो ज्यादातर ऐसा होता है जो स्टूडेंट्स मैथ्स के अंदर अच्छे होते हैं वो दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर भी अच्छे होते हैं। तो मैथमेटिक्स को हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, बेस है कितने का, सब साइंस का, जितने भी साइंस के पार्ट हैं उन सब का ये बेस है, ठीक है। सभी विज्ञानों का विज्ञान भी कहते हैं मैथ्स को, सभी विज्ञानों का आधार भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर ये कंसेप्ट? तो उसके बाद आगे चलते हैं हम। अब देखो, जो मैथमेटिक्स है ये रिलेटेड टू द ह्यूमन लाइफ, आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ है। आप और चाहे कोई सब्जेक्ट आदमी के जीवन से जुड़ा ना हो, लेकिन मैथमेटिक्स के बगैर आपकी दिनचर्या जो शुरुआत होती है वो किससे होती है, वो मैथमेटिक्स से ही होती है। मैथमेटिक्स को आप अपनी लाइफ से निकाल दीजिए तो आपका जीवन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। देखो ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स का जो यूज है वो एक उद्यमी करेगा, एक व्यापारी ही करता है या दुकानदार ही करता है। तो कोई भी आदमी है ना, उसके जीवन का हर एक पहलू किससे जुड़ा हुआ है, मैथमेटिक्स से। जैसे भाई आप सुबह उठते हो,
सुबह उठते ही आप क्या करते हो? सबसे पहले क्या देखते हो? हम ये टाइम देखते हैं कि भाई आज टाइम कितना होगा। अरे 5:30 हो गए, मेरे को तो जल्दी उठना था, मैं तो लेट हो गया। ठीक है, मेरे को तो 5 बजे उठना था। वहीं से हम कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं कि आज मैं कितना लेट हो गया, आधा घंटा लेट हो गया। ठीक है, उसके बाद दिन में हम कोई भी काम करते हैं, चाहे मैं दुकानदार हूं तो मैं क्या करूंगा भाई, पैसे का लेन देन होगा, जितनी वस्तु मैंने बेची, उसके बाद जितनी मेरी इनकम हुई शाम के समय में कैलकुलेशन करता हूँ। चाहे मैं मजदूरी भी करता हूँ तो मैं इतने इतने घंटे काम किया, कैलकुलेशन लगा लेता हूँ कि मैं मेरे पूरे दिन की जो मजदूरी होगी ये इतनी होगी। ठीक है, उसके बाद आप ये देखो, चाहे आप एक भिखारी की बात करें, हम भिखारी भी अपने जीवन के अंदर मैथमेटिक्स का यूज करता है, क्योंकि वो भी शाम के समय ये कैलकुलेट करता है कि उसने दिन के अंदर कितने पैसे भीख से इकट्ठे किए हैं। तो हम ये कह सकते हैं, और शाम के समय जब हम सोते हैं ना, तो कोई भी आदमी है, सब ये देखते हैं कि भाई टाइम, अरे 10 बज गए, 11 बज गए, 8 बज गए, मेरा सोने का टाइम ये है, मैं तो आधा घंटा लेट हो गया। तो यानी जो हमारा जीवन है उसकी शुरुआत सुबह मैथमेटिक्स से ही होती है, और शाम को खत्म किससे होती है? वो मैथमेटिक्स से ही होती है। तो हमारी जो लाइफ से है ये बिल्कुल रिलेटेड है, और ऐसा नहीं है कि किसी एक आदमी की लाइफ से रिलेटेड है, और ये तो हर एक आदमी की लाइफ से रिलेटेड है। जैसे जैसे हमारी साइंस ने, हम ये कहते हैं, उन्नति की, नई नई चीजें डेवलप हुई। ठीक है भाई, जैसे जैसे साइंस डेवलप होती गई, नई नई चीजें डेवलप होती चली गई, और जितनी भी नई चीजें डेवलप हुई हैं उनके अंदर जो बेस क्या बना है, वो मैथमेटिक्स बना है। ठीक है भाई, आप एक देखना कि मान लीजिए गाड़ी का कोई मॉडल आता है, नई गाड़ी आती है, तो उसमें भी जो कैलकुलेशन, उसका ढांचा तैयार किया जाता है, उसको शेप दी जाती है, उसमें भी उसकी जो डायमेंशन तैयार की जाती है, उसमें भी हम किसका प्रयोग करते हैं? मैथमेटिक्स का करते हैं। इसकी लेंथ इतनी करनी है, ब्रेड्थ इतनी करनी है इसकी, ठीक है, हाइट इतनी रखनी है गाड़ी की, व्हील इतने उसके रेडियस के रखने हैं। तो इस तरह से ये सारी चीजें किसमें काउंट होती हैं? मैथमेटिक्स के अंदर। ये चीजें क्लियर? जैसे जैसे विज्ञान और ज्यादा आगे जाती जाएगी ना, साइंस, तो मैथमेटिक्स का जो यूज है वो और ज्यादा बढ़ता जाएगा। अब जैसे मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको पढ़ाया था कि जो मैथमेटिक्स है ना, देखो पहले अगर देखें तो पहले तो आमतौर पर, आज से हम पहले जब, आज से 40-50 साल पहले चले जाएं, तो आम लोग जो मैथमेटिक्स, या 100 साल पीछे चले जाएं, तो मैथमेटिक्स का जो यूज करते थे लोग आमतौर पर अपने डे टू डे लाइफ की चीजों को लेन देन के लिए वहां पे करते थे। लेकिन अब एक कदम हम आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि साइंस के अंदर जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं वहां पे अब मैथमेटिक्स के एडवांस लेवल का यूज करने लगे हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ से बात की गई है, जो गणित है ना, अगर आप जो गणित है, अगर आप गणित पढ़ते हो तो इससे आपके बिहेवियर के अंदर, यानी माइंड डेवलप में क्या क्या चेंजेस आएंगे। देखो गणित है ना, हमेशा लॉजिकल रीजनिंग पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे ये कहते हैं लॉजिक लगता है गणित के अंदर। आप वैसे कुछ भी कह दिया, जैसे हम ये कहते हैं 2 और 2 6 होंगे, ऐसा नहीं होगा। वहां पे क्या है? लॉजिक लगेंगे जी। दो वस्तुओं और दो वस्तुओं को जब हम इकट्ठा करके देखेंगे तो वो क्या होंगी? 4 होंगी। ठीक है, तो ये जो मैथमेटिक्स है ये किस पे डिपेंड करता है? लॉजिकल रीजनिंग पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि गणित गणित क्या करेगा मनुष्य के अंदर, प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर कैसा दृष्टिकोण, एटीट्यूड करेगा? ये लॉजिकल, लॉजिकल एटीट्यूड जो है वो हर एक बच्चे के अंदर डेवलप करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि गणित कैसा बच्चे के अंदर दृष्टिकोण उत्पन्न करेगा? ये लॉजिकल एटीट्यूड ये बच्चे के अंदर डेवलप करता है। ठीक है, हमारा जो माइंड होता है उसको एक्सरसाइज, माइंड की जो एक्सरसाइज होती है ना, वो मैथमेटिक्स की जब हम प्रॉब्लम सोल्व करते हैं उससे हमारे दिमाग की क्या होती है? प्रॉब्लम सोल्व करने के द्वारा हमारे मैथमेटिक्स की जब हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो हमारे दिमाग की इसमें एक्सरसाइज होती है। क्योंकि अचानक देखो आपसे ये पूछ लिया जाए, आपको एक प्रॉब्लम दे दी जाए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना
इसका रिजल्ट बताइए। आप फिर क्या करें, गुणा करके देखोगे, सोचोगे, या कोई आपको एक फिगर दे दी जाए, उसका एरिया निकालने दीजिए, फिर आप उसके फॉर्मूले के बारे में सोचोगे कि भाई इसका फॉर्मूला क्या था, ये किस तरह की शेप है। तो यानी आपका दिमाग मैथमेटिक्स के अंदर चारों तरफ फिर दौड़ता है। मैं जैसे आपसे ये कह देता हूँ, मैंने एक शेप बनाई है, जैसे मैंने एक ट्रायंगल बना दी, और ये ट्रायंगल बनाने के बाद मैं ये कहता हूँ कि इसकी आप एरिया बताइए, इसका पेरीमीटर बताइए। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग ये खोज करने की कोशिश करेगा, इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा आपका दिमाग, ये किस तरह की शेप है, ठीक है, क्या मैंने इसको पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो ये आपके दिमाग में जाएगा, अरे ये तो ट्रायंगल है, ये है ट्रायंगल है, ये 2D शेप में काउंट होती है। अब ट्रायंगल में भी आप क्या बोलोगे, आप सोचोगे अगर ट्रायंगल के टाइप्स अलग अलग होते हैं, ये किस तरह की ट्रायंगल है, इसके अंदर सारी साइड्स इक्वल है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। फिर आप इसका फॉर्मूला याद करोगे इसका एरिया निकालने के लिए, ठीक है। तो ये है आपका जो दिमाग है ना, उसकी एक्सरसाइज कराने का काम जो करता है वो मैथमेटिक्स से करता है। और मैथमेटिक्स के अंदर देखो, एक स्टेप है ना, वो हमेशा दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। ऐसा है नहीं कि देखो, एक जो एवरी स्टेप इज कनेक्टेड टू द अदर स्टेप। आप एक स्टेप मैथमेटिक्स के अंदर आप स्टेप नहीं खत्म कर सकते। यदि स्टेप खत्म कर दिए तो क्या हो जाएगा। हाँ जी, अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया, कोई भी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम दी, उसमें जो स्टेप चलते हैं, ठीक है, उस स्टेप को आपने एक स्टेप को खत्म कर दिया तो क्या हो जाएगा, रोग आंसर आएगा, वो मैच नहीं होगा। तो इसलिए मैथमेटिक्स है वो किस पे चलेगा, स्टेप वाइज चलता है जी। समझ में आया ना। तो मैथमेटिक्स किस पे डिपेंड होता है, इसमें स्टेप चलते हैं एक दूसरे से, ठीक है, ये समझ में आया। और धीरे धीरे हमारा इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट है, हमारी जो बौद्धिक क्षमता है, उसका विकास करने लग हो जाता है मैथमेटिक्स से, ठीक है। तो इसलिए हमारे, मैं ये नहीं कहता कि जो बच्चा, हर एक आदमी को मैथमेटिक्स से जुड़ा होना चाहिए, मैथमेटिक्स से जुड़ेगा तो उसकी बौद्धिक क्षमताओं का विकास होगा। उसके बाद देखना, देखो मैथमेटिक्स के अंदर है ना, एक मतलब एक पर्टिकुलर, एक निश्चित तरीका होता है सोचने का, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे ये एक मैंने फिगर बना दी, अब मैं ये कहता हूं आप ये बताइए इसका पेरीमीटर बताइए। मैंने एक फिगर बनाई है, पेरीमीटर का कंसेप्ट क्या कहता है कि जो भी साइड से होती है किसी भी फिगर की, उनका जोड़ क्या होगा, उसका पेरीमीटर होता है। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि जो भी फिगर है ना, जिन साइड से डेवलप होती है, उनका जोड़ उसका पेरीमीटर कहलाएगा। आपको इसका पता है, तो आप स्टेप वाइज चलोगे। इसमें क्या करोगे, एक निश्चित तरीका दिया गया है कि मैं पहले ये और ये, इन सभी साइड्स को हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। और इनको मान लीजिए इसकी साइड ये भी ए है, ये बी है, ये ए है, अपोजिट साइड्स, ये मैंने एक रेक्टेंगल बना दी, और रेक्टेंगल के अंदर क्या होती है, अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल है। ये भी ए मिलेगी और ये बी मिलेगी। तो इसका पेरीमीटर निकालना हो तो हमने, तो पेरीमीटर क्या आएगा इसका, इसका आएगा ए जमा बी जमा ए जमा बी। उसके बाद फिर हम क्या कर लेते हैं, इसका फार्मूला ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस में बी ब्रैकेट। हाँ जी, समझ में आया, समझ में आया ना ये, कि भाई किस तरह से क्या चीजें चलेंगी, एक निश्चित तरीका इसके अंदर ये करते हैं। हम मैथमेटिक्स को कहते हैं एग्जैक्ट साइंस है ये। मैथमेटिक्स क्या है, एक सटीक विज्ञान है। हाँ जी, सटीक विज्ञान क्या होती है। हाँ जी, भाई विज्ञान है ना, हमेशा क्या है, तथ्यों पर आधारित होती है। विज्ञान अनुमान पर नहीं चलती। मैंने कहा है कि आपसे कहा है कि मैथमेटिक्स है एक स्टिक साइंस है, स्टिक विज्ञान है। यानी मैथ, आप साइंस के अंदर जिस तरह से हम अनुमान या तुक्के नहीं लगा सकते ना, तुक्कों पर आधारित नहीं होती, उसी तरह से जो मैथमेटिक्स है ये भी तुक्कों पर या इस तरह से आधारित नहीं है। यहाँ पर आप इसके अंदर फॉर्मूलेज यूज करते हैं, ठीक है, कुछ रिजल्ट्स होते हैं जो पहले से ही जिनको निकाला जाता है वो रिजल्ट होते हैं,
वो हर जगह पर, और मैथमेटिक्स के फॉर्मूले क्या होंगे वो हर एक जगह पर, ऐसा नहीं है। देखो मैथमेटिक्स है वो, आप ये मत सोचना, हाँ आप ये देखना कि जो लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज तो हर एक देश के अंदर वो चेंज होती रहती है, वो अपने एक एरिया के बाद ही चेंज हो जाती है। आप 5-10 किलोमीटर, 10-15 किलोमीटर से यहाँ से सोनीपत से दूर चले जाइए 20 किलोमीटर, वहां पे भी जो कुछ वर्ड होगा आपने डिफरेंट, है ना, वो देखने में को मिलेंगे, डिफरेंट वर्ड देखने को मिलेंगे। लेकिन मैथमेटिक्स है ना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। अगर यहाँ पर मैं किसी बच्चे को, इंडिया के बच्चे को ये प्रॉब्लम देता हूँ कि भाई इसको सोल्व कीजिए, और उसने इसको सोल्व करने के बाद वो 4 लिखेगा, और अगर मैं अमेरिका के अंदर किसी बच्चे को हम ये प्रॉब्लम दे दे 2 जमा 2, वो भी क्या लिखेगा, 4 लिखेगा। समझ में आया ना? तो जो इसके जो रिजल्ट होंगे वो यूनिवर्सल क्या होते हैं, वो ट्रुथ होंगे। ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज बदलती रह सकती है, लेकिन मैथमेटिक्स हमेशा, और साइंस के भी ऐसे ही होते हैं, साइंस के भी रिजल्ट स्टिक होते हैं। अभी देखो, हमेशा मैंने अभी बताया था कि 2 जमा 2 ये 4 होगा, 3 या 5 नहीं हो सकता। इसका हम ये कैसे प्रूव कर सकते हैं कि 2 जमा 2 4 ही होगा? आप 2 पेंसिल लीजिए, फिर 2 पेंसिल और लीजिए, दोनों को इकट्ठा कीजिए, तो क्या हो जाएगा बताइए? भाई आप जब उनको काउंट करोगे तो आपको कितनी पेंसिल देखने को मिलेगी? 4 पेंसिल देखने को मिलेगी। वहां पर ऐसा नहीं है कि आपको 3 या 5 पेंसिल देखने को मिल जाए। इससे क्या प्रूव होता है कि जो मैथमेटिक्स के रिजल्ट हैं वो यूनिवर्सल क्या रहेंगे, एक जैसे ही रहेंगे। उसके बाद आप देखिए, जो मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स के अंदर हम एल्जेब्रिक के स्ट्रक्चर्स का को भी पढ़ते हैं। ठीक है, जब आप अपर प्राइमरी से चले जाओगे ना, अपर प्राइमरी से क्या होता है अपर प्राइमरी? हाँ जी बताइए, अपर प्राइमरी क्या होता है? कमाल करते हो आप लोग भी भाई। अपर प्राइमरी क्या होता है? 6, 7, 8 क्लास ये होती है जो 5वीं से ऊपर होंगी, वो अपर प्राइमरी होंगी। तो वहां पर चलकर आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा। देखो 2 चीजें होती है, एक तो कांस्टेंट होता है, एक वेरिएबल होता है। ठीक है, आपने मैथमेटिक्स के अंदर जब समीकरण इक्वेशन पढ़ी होंगी, वहां पे ये कहते हैं एक तो कांस्टेंट चीजें होती हैं और एक वेरिएबल होते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? जैसे मैं ये लिखूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये किस में काउंट होते हैं? कांस्टेंट में काम होते हैं। जब मैं ये लिखता हूं x, y, z, a, b, ये सारे किस में काउंट होते हैं? ये किस में काउंट होंगे? ये वेरिएबल में काउंट होते हैं। जब कोई भी हम एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे हम ये लिख दिया कि x जमा में 3 बराबर है 5 के, ये एक समीकरण बना दिया। क्या बना दिया? ये एक समीकरण है। ठीक है, यहां पर ये एक ऑपरेशन हमें, अगर जब हमने x की वैल्यू निकालनी है ना, x की वैल्यू हम फिर कैसे निकालते हैं? इस पर ऑपरेशन लगाएंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये 2 होगी। तो इसके अंदर मैथमेटिक्स के अंदर हमें एल्जेब्रिक के जो स्ट्रक्चर है ना, वो उसका भी अध्ययन करते हैं। इससे जुड़े हुए मैं आपको ये दिखाता हूं, जैसे ये चीजें हैं, आपने ये एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज हैं जितने भी, आप यहाँ पे आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे। जैसे a जमा में b का होल स्क्वायर करते हैं हम, इसको हम, इसका ये, इसका रिजल्ट कैसे तैयार होता है? जैसे a जमा में b है, पावर का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की पावर यहाँ पर 2 होगी तो इसका मतलब क्या होता है? उसको 2 बार गुणा किया गया है। यहाँ पे मैंने इसको a प्लस b से मैं अगर मल्टीप्लाई करूं, a की a से गुणा करेंगे a स्क्वायर, प्लस में इसकी फिर ab, प्लस में b की इसके साथ गुणा करेंगे ab, और b की इसके साथ गुणा करेंगे b स्क्वायर। a स्क्वायर और b स्क्वायर, और इसको हम जोड़ देते हैं तो a स्क्वायर जमा में 2ab और प्लस में b स्क्वायर। तो ये इसका फॉर्मूला हमारे पास जो आया, तो ये आया a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है,
समझ में आया? तो ये इस तरह से जुड़े हुए, और इसी तरह से ये फॉर्मूला डेवलप हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम, ये फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस 2ab। जब हम a माइनस बी और a माइनस बी को सोल्व करेंगे ना, तो रिजल्ट ये आएगा। समझ में आया जी? हाँ भाई, समझ में आई ये चीजें? तो मैथमेटिक्स के अंदर हम ये चीजें भी पढ़ते हैं, ठीक है। और ये कौन सा पार्ट है मैथ का? एलजेब्रा से जुड़ा हुआ पार्ट है। प्राइमरी लेवल तक आप मैथमेटिक्स का कौन सा पार्ट पढ़ते हैं? हम मैथमेटिक्स का हम अर्थमेटिक जो चीजें है ना मैथमेटिक्स में, वो पढ़ते हैं। अपर प्राइमरी लेवल पर हम शुरू कर देते हैं, वहां पर एलजेब्रा वाला पार्ट है वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब आप देखना, बीजगणित की जो संरचना है ना, यहाँ पर हम जोड़ गुणा सामान्यकरण और संक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसमें हम जब कांस्टेंट भी आ जाते हैं, और कई बार यहाँ पर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल दोनों को इकट्ठा करके हम फिर समीकरण भी बनाते हैं। ये चीजें क्लियर की है? आगे चलना भाई, आपने जैसे बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है सीटेट के अंदर। हर बार सीटेट में ये क्वेश्चन आता है। एक आता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम। एक तो होते हैं संकीर्ण उद्देश्य, नैरो और ब्रॉड नहीं सुना होगा आपने, नैरो कंसेप्ट ब्रॉड कंसेप्ट, ठीक है। अब जैसे आपके सामने क्वेश्चन दे दिया जाएगा, क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है, कुछ स्टेटमेंट दे दी जाएंगी और आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि भाई ये जो कंसेप्ट है आपके, जो आपको क्वेश्चन दे दिया और उससे पूछा जाएगा कि ये स्टेटमेंट दी गई है, ये मैथमेटिक्स के नैरो कंसेप्ट में काउंट होगी या ब्रॉड कंसेप्ट में काउंट होगी, बताइए। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। प्राइमरी लेवल पर जो हम मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं उसके संकीर्ण उद्देश्य हैं या उसके ब्रॉड एम्स हैं, बताइए। देखो, नैरो कंसेप्ट में होता है, नैरो क्या होता है? हाँ भाई, नैरो क्या होता है? छोटा। नैरो क्या होता है? संकीर्ण होता है, छोटा। यानी एक कंप्लीट जो चीज है उसका कुछ ही हिस्सा। अब ये एक सर्कल है, ये सर्कल, ये है एक सर्कल, ये बड़ा सर्कल है, इसमें से मैंने क्या कर दिया, खाली ये इसका एक ये हिस्सा काट दिया, ये हिस्सा मैंने इसका काट दिया। ये पूरा तो क्या था? पूरा कंप्लीट था, कंप्लीट में से मैंने कुछ हिस्सा काट दिया। मैथमेटिक्स के ये बहुत सारी जो चीजें हैं उसमें से खाली मैं आपको कुछ ही चीजें मैं आपको हम पढ़ाएंगे या उसके बारे में पढ़ेंगे, तो वो उसका क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा इसका संकीर्ण उद्देश्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसका नैरो एम कहलाएगा। अब विद्यालय में गणित पढ़ाने का संकीर्ण उद्देश्य, यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है, ये ध्यान रख लेना। जो अर्थमेटिक है ना मैथमेटिक्स का, अर्थमेटिक के अंदर जो संख्याओं पर हम ऑपरेशन लगाते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर जो हम संख्याओं पर जो ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है, जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं नंबर पे, और आपको मेजरमेंट के कंसेप्ट पढ़ाए जाते हैं, मेजरमेंट के, और आपको डेसिमल का कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, आपको परसेंटेज का कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, ठीक है। डेसिमल है, मेजरमेंट है, परसेंटेज है। ये मैथमेटिक्स के कौन से पार्ट से रिलेटेड है? मैथमेटिक्स का ये आएंगे, इनका जो उद्देश्य है ना, ये कौन सा है? इनका नैरो कंसेप्ट है। ये ध्यान रख लेना। बहुत बार जैसे क्वेश्चन आता है कि स्कूल लेवल बच्चों को प्राइमरी लेवल पर जमा घटा गुणा भाग पढ़ाना, ये कौन से उद्देश्य के अंदर काउंट होगा, कौन से एम में काउंट होगा? ये आएगा नैरो में, ठीक है। अगर आपने सीटेट के पिछले पेपर यदि सोल्व किए हों तो वहां पर ये आपको चीजें देखने को मिलेंगी। उसके बाद आ जाइए आप ब्रॉड कंसेप्ट में आ जाइए। क्या होता है ब्रॉड में? व्यापक उद्देश्य। व्यापक होता है एक सीमा से निकलकर, हम एक बाउंड्री से निकलकर जब हमें ज्यादा लेवल पर चीजों को कवर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? व्यापक उद्देश्य, ठीक है।
अब ये देखो, जैसे व्यापक उद्देश्य बच्चों को गणितीय रूप से सोचने और तर्क करने, यानी आप वहां पर जब लॉजिकल रीजनिंग का प्रयोग करते हैं और अपने आप कुछ निष्कर्ष रिजल्ट निकालते हैं। एक होती है आपके सामने जो चीजें एब्स्ट्रैक्ट क्या होते हैं, जैसे अमूर्त जो चीजें होती है ना, अमूर्त होती है जो चीज आपके सामने नहीं है, जो रिजल्ट आपने पहले पढ़े नहीं है। जब आप अपने आप अध्ययन करके चीजों का, अपने दिमाग का यूज करके एक ऐसी चीज जो पहले आपको नहीं आती थी या जो आपको नहीं बताई गई थी, उस कंसेप्ट को आप अपने आप तैयार कर लेते हैं, तो ये मैथमेटिक्स का कौन सा उद्देश्य है? ये है मैथमेटिक्स का व्यापक उद्देश्य, ब्रॉड कंसेप्ट है ये। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये देखना, मैथमेटिक्स में वहां पे तो हमने क्या किया था? हाँ जी, क्या किया था उसमें? नैरो कंसेप्ट में क्या बात की थी हमने? नैरो में तो मैंने बात की थी ये डेसिमल मैथमेटिकल ऑपरेशन, वहीं तक हम पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब हम मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन अपने आप इंप्लीमेंट करने लग जाते हैं, ठीक है, और उन जो 5, 7, 10 टॉपिक हैं उनसे आगे और बढ़ने लग जाते हैं, अमूर्त चीजों के बारे में चीज सोचने लग जाते हैं, तो वो कंसेप्ट कौन सा है? ब्रॉड कंसेप्ट है जी वो। ठीक है, अगर मैं ये कह देता हूं, एक अध्यापक ने एक बच्चे को एक कमरे की डायमेंशन बनाने के लिए बात की कि इसकी डायमेंशन तैयार की दे दी उसकी, और इसकी एक चित्र बनाई है, ठीक है, या इससे जुड़ा हुआ है कुछ एक दो और आप स्टेटमेंट तैयार कीजिए। मैंने आपको कह दिया कि एक स्टेटमेंट दी मैंने, इसी स्टेटमेंट से जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चन आप तैयार कीजिए, तो ये मैथमेटिक्स का कौन सा कंसेप्ट कहलाएगा? ब्रॉड कहलाएगा। या मैंने आपको ये कह दिया कि मैंने मैथमेटिक्स के अंदर 2 फिगर दे दी आपको, ठीक है, 2 फिगर दे दी, एक ये फिगर दे दी, ठीक है, और मैंने एक फिगर ये दे दी, और मैं ये कहता हूं इन दोनों को जोड़कर मैंने एक नई फिगर डेवलप की है, नई फिगर बनाई है। अब आप ये बताइए उस नई फिगर का एरिया क्या होगा? उस नई फिगर का एरिया में मेरे को दोनों कंसेप्ट साथ लेने पड़ेंगे। मेरे को ट्रायंगल के एरिया का भी बारे में पता होना चाहिए, मेरे को सर्कल के कंसेप्ट का भी एरिया पता होना चाहिए। मैं दोनों को इकट्ठा करके फिर मैं एरिया इसका निकालूंगा, तो ये फिगर इस तरह की बनी, जैसे ये इस तरह की बन सकती है ये फिगर। तो ये कंसेप्ट है, मैंने क्या किया इसमें, ये कंसेप्ट कौन सा है? ब्रॉड कंसेप्ट है। समझ में आया ये? देखो भाई, इसमें क्या है, ब्रॉड कंसेप्ट है ना, जो ब्रॉड कंसेप्ट में बच्चे के लिए हमने क्या करेंगे, इसमें हमने ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी का यूज करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग करनी पड़ेगी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, और स्कूलों के अंदर मैथमेटिक्स लैब डेवलप करनी पड़ेगी। साइंस लैब तो आपने देखी होंगी ना, साइंस लैब में हम क्या करते हैं? साइंस लैब में साइंस के एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऐसा ही होता है ना? क्या मैथमेटिक्स की भी आपने लैब देखी है? आमतौर पर मैथमेटिक्स की लैब पे बहुत कम ही स्कूलों के अंदर, रेयर ही देखने को मिलती है। लेकिन आगे चलकर ये तो कंसेप्ट है, जिस तरह से कि भाई दूसरी लैब तैयार की जाती है ना स्कूलों के अंदर, उस तरह से मैथमेटिक्स की लैब भी तैयार की जाए, तो मैथमेटिक्स की लैब के अंदर हम बहुत सारी एक्टिविटी भी कर सकते हैं मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई, ठीक है। या लैब नहीं हो तो आप क्लास के अंदर भी मैथमेटिक्स की एक्टिविटी कर सकते हो, तो वो किससे जुड़ा होगा? वो आपका वो व्यापक उद्देश्यों से जुड़ा होगा। ये समझ में आया आपको? उसके बाद आगे आ जाइए। आप ये बताइए, जब हम किसी भी सब्जेक्ट का जो करिकुलम है वो तैयार करते हैं, उसके पीछे हम कुछ ना कुछ प्रिंसिपल लेके, उसके लिए सिद्धांत पर रख के ही हम उसका पाठ्यक्रम तैयार करते हैं। ऐसा ही होता है ना कि भाई हमने ये चीजें, मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाने चाहता हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे चलकर जो बच्चा है ना इस चीज में तो पारंगत हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कुछ चीजें पहले से ही डिसाइड कर लेता हूँ, और उसके आधार पर ही फिर हम क्या करते हैं, हम उसके
करिकुलम को डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है, जो करिकुलम डेवलप किया जाता है उसमें मेन चीजें क्या फोकस की जाएंगी। सबसे पहले जो आधुनिक, ये पॉइंट देख लेना, वर्तमान की जो शिक्षा है ना, आप वर्तमान की जो शिक्षा है वो वही चाइल्ड सेंटर्ड कंसेप्ट पे चली हुई है हमारी, चाइल्ड सेंटर्ड कंसेप्ट है हमारा। अब पहले क्या होता था, जो एजुकेशन होती थी वो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन थी, यानी जो भी एक्टिविटी होंगी क्लास में उसको अध्यापक अपने अकॉर्डिंग ही डिसाइड करके लेकर आता था, मेरे को तो ये करना है, यानी उसको आराम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो नया कंसेप्ट आया, हम ये देखेंगे 1986 की जो पॉलिसी थी, हमारी सेकंड एजुकेशन जो पॉलिसी थी, उसमें ये कंसेप्ट रखा गया था कि भाई चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन। शिक्षा बच्चे के लिए है, बच्चा शिक्षा के लिए नहीं है, ठीक है। शिक्षा किसके लिए है? बच्चे के लिए, बच्चा शिक्षा के लिए नहीं है, ये भी बात की गई थी। और एक अध्यापक तो उसके अंदर खाली एक मार्गदर्शक के तौर पर काम करेगा, गाइड करेगा बच्चे को, इस तरह से कीजिए, यानी बच्चे को मेन फोकस किस पे रहेगा? वो बच्चे पर रहेगा। तो ये आप बात करोगे, यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के कंसेप्ट को ध्यान में रखना चाहिए सबसे पहले तो। उसके बाद है, अब ये कहते हैं कि प्रोवाइड द फुलनेस एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट। आप, एक तो मैं आपको ये कहूं कि 2 और 2 4 होते हैं, या फिर मैं ये कहता हूं कि भाई एरिया होता है ना, वो किसी भी फिगर का एरिया उसके द्वारा घेरा गया जो क्षेत्र भाग होता है वो उसका एरिया कहलाएगा। या फिर मैं ये कह देता हूं कि वे जो आकृति जिन भुजाओं के द्वारा बनाई जाती है उनको हम जोड़ दें तो वो क्या कहलाएगा? उनका पेरीमीटर कहलाएगा। ऐसा ही है ना, ये मैंने आप लोगों को बता दी। लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर यदि मैं ऐसा करूं कि 2 चीजें एक बार लेकर आऊं, 2 एक बार लेकर आऊं, बच्चे को दे दी तो उनको काउंट करके बता देगा वो 4 है। पेरीमीटर की बात की मैंने एक फिगर, हम ग्राउंड के अंदर क्या करेंगे, एक मार्क कर देंगे चीजें, जैसे हमने फिगर बना दी, ग्राउंड में रेक्टेंगल बना दी, और उसके बाद हम, हमारे पास जो पैमाना होगा नापने का, उस पैमाने के सहायता से हम क्या करेंगे, बच्चों के बीच में एक्टिविटी कराएंगे। पहले ए ग्रुप इसका पैमाना लेके इसको नापेगा, फिर बी ग्रुप नापेगा, फिर सी ग्रुप नापेगा। तो उसके बाद ए ग्रुप ने नापी, उसकी लेंथ नापी, ब्रेथ नापी और उसका पेरीमीटर निकाल लिया। बी ने नापी, सी ने नापी। अब उन्होंने क्या किया, रियल में उस चीज को जांच लिया और सभी के क्या है, रिजल्ट सेम मिले। तो इससे क्या होगा, उनके अंदर वो चीजें है ना परमानेंट, वो स्थायी हो जाएंगी। तो इसलिए हमारे को क्या करना चाहिए, बच्चे को रियल जो एक्सपीरियंस है ना, रियल, ठीक है, उसको एक्सपीरियंस देना चाहिए। ये समझ में आया? डायनेमिक होना चाहिए, ना कि स्टैटिक, ठीक है, समझ में आया? हाँ जी। डायनेमिक क्या होता है, जिसमें बच्चा हम कुछ करके सीखें, डायनेमिक होता है आप उसमें एक्टिव रहोगे। स्टैटिक क्या होता है, मैंने आपको डाटा दे दिए, 2 और 2 4 होता है, बस आपने नोट कर लिया। लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकल तौर पर आपको उसमें इन्वॉल्व किया, वो डायनेमिक आएगा, ठीक है, समझ में आ रही है ना ये चीजें? उसके बाद आप ये देखना, हमारे एनसीएफ 2005 से है ना, जो एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 भी यही बात कहता है कि जो करिकुलम है ना हमारा, वो हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ा होना चाहिए। क्योंकि आप एक चीज बताइए, आपने जो चीज सीखी है, जो चीजें सीखी है, उसको आप जो एवरीडे की हमारी डे टू डे लाइफ है वही तो इम्प्लीमेंट करोगे। ऐसे होना चाहिए ना। अब मैं आपको ऐसा मैथ पढ़ा दूं या ऐसी चीजें पढ़ाता रहूं जो आप कि रियल लाइफ में आपको कहीं पे भी काम ना आए, और रियल लाइफ में आपको उन चीजों की जरूरत है, ठीक है। तो हमारे को क्या पढ़ाना चाहिए, जो रियल लाइफ में जो चीजें इंप्लीमेंट होती है ना वो। हालांकि मैं अब भी कहूंगा कि जो मैथमेटिक्स स्कूलों के अंदर पढ़ाया जाता है, रियल लाइफ में आने वाले जो कंसेप्ट है ना उनसे काफी दूर है। अब आप ये कहोगे जी कैसे, आप ये देखो, आगे चलकर बैंकिंग जो सेक्टर है, हर एक व्यक्ति का जीवन का पार्ट है बैंकिंग। बैंकिंग है ना, हर एक उसका, चाहे कोई भी मजदूर है, इंजीनियर है, एक्स वाई जेड कोई भी है, बैंक से रिलेटेड सारे कामों का उसके जीवन में अंदर हिस्सा रहता है।
तो हमारे को स्कूल लेवल पर आप स्कूल लेवल पर चले जाइए या तो ग्रेजुएशन लेवल करके चले जाइए। अगर बैंक में आपने जाना है, वहां से पैसे निकलवाने या क्या चीजें करनी है, जमा करवाने हैं, हम वहां पे काउंटर पे एक व्यक्ति बैठा होता है, उससे पूछताछ कीजिए, उससे पूछते हैं। मैंने ऐसी हालत देखी, कहेंगे पैसे निकलवाने का, पढ़ा लिखा जी, फार्म भरना मेरा, कैसे क्या भरा जाएगा। ठीक है, तो ये जो चीजें है ना, कुछ ऐसी जो मैथमेटिक्स की पार्टी है, ये डे टू डे लाइफ वाली, ये और ज्यादा शामिल की जानी चाहिए हमारे को। ठीक है, तो मैथमेटिक्स कहना होना चाहिए जो हमारी एवरीडे लाइफ से जुड़ा होना चाहिए। उसके बाद अब जैसे जो मैंने बात की है ना, आर्थिक पहलू क्या होता है। हाँ जी, आर्थिक पहलू क्या होता है भाई, जो धन से संबंधित जो भी इकोनॉमिक एसेप्ट्स हैं ऑफ हमारी लाइफ के, यानी मैं जीवन के अंदर जिन काम को करके पैसा कमाऊंगा ना, वो मेरी आर्थिक क्रियाएं होती हैं। मान लीजिए मैं एक मैकेनिक हूं, ठीक है, मैकेनिक हूं, मैं गाड़ी संभालता हूं या और चीजों का, किसी चीज का मैकेनिक हूं, तो मेरी आर्थिक क्रियाएं कौन सी हैं वो। तो ये कहता है कि भाई उसके जीवन के अंदर जो वो एक्टिविटी करता है ना, वहां पर भी उसके मैथमेटिक्स का यूज होना, वो जो पढ़ा गया ना हमने उनको, वो यूज होना चाहिए वहां पर मैथमेटिक्स उसके। उसके बाद हो जाता है एक तर्क संगत होना चाहिए पाठ्यक्रम। सीखने के लिए जीने की बजाय जीने के लिए सीखने पर जोर देना चाहिए। पाठ्यक्रमों को हमारी संस्कृति परंपराओं के संरक्षण और प्रसारित करने में मदद करनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रख लेना, ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण है। ये कहते हैं कि पाठ्यक्रम लचीला और नमनीय होना चाहिए। हाँ जी, रियलिस्टिक और लॉजिकल, या इसको फ्लेक्सिबल भी हम कह सकते हैं। फ्लेक्सिबल क्या होता है, हम ये कहते हैं कि भाई पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए। क्या होता है लचीलापन? फ्लेक्सिबल क्या होता है? जिसमें हम आसानी से ऊपर नीचे एडजस्ट को आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे रबड़ बैंड देखे हो, वो क्या होते हैं, उनको हम फ्लेक्सिबल होते हैं, उनको खींचकर हम छोटा भी कर लेते हैं। अब रबड़ बैंड है तो उसकी एक ये होता है कि आप रबड़ बैंड है, वो इतने मोटे उसमें भी डल जाएगा, उससे बड़े में भी डल जाएगा, छोटे में भी डल जाएगा, तो वो फ्लेक्सिबल होता है। इसी तरह से जैसे जैसे समय की जो नीड्स है ना भाई, ऐसा है हमेशा जो हमारी जरूरतें हैं ना, वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं। आज से 50 साल पहले मनुष्य की जरूरतें अलग थी, आज से 50 साल के बाद अलग होंगी। तो इसलिए जब भी हमारे को जरूरत पड़े तो ऐसा होना चाहिए, मैथमेटिक्स का जो करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है, उसमें फेरबदल किए जा सके। ज्ञान अर्जन की बजाय दृष्टिकोण पर जोर दिया जाना चाहिए। भाई आपका एटीट्यूड चेंज होना चाहिए। देखो हम ये कहते हैं, नॉलेज आपने फॉर्मूले याद कर लिए, फोकस ऑन एटीट्यूड होना चाहिए, ना कि नॉलेज। नॉलेज तो हम ये कह सकते हैं कि मैंने आपको एक चैप्टर दे दिया, ठीक है, आपने उसके फॉर्मूले याद कर लिए, उससे जुड़े हुए जितने भी प्रॉब्लम आई एग्जाम के अंदर आपने उससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी सोल्व कर दिए, ठीक है, आप नौकरी भी लग जाओगे। लेकिन चीजों के प्रति जो आपका दृष्टिकोण है ना, वो चीज चेंज नहीं हुई। ठीक है, तो हमारी जो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, हम मैथ पढ़ते हैं तो उसका भी पीछे आधार क्या होना चाहिए, उसको पढ़ने के पश्चात हमारा जो क्या होना चाहिए, एटीट्यूड हमारा चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखते हैं इसमें स्कूल गणित के विभिन्न चरणों में पाठ्यचर्या संबंधी विकल्प। भाई ये कहते हैं जैसे दो चीजें होनी चाहिए जो हमें स्कूल में स्टार्टिंग में
प्राथमिक चरण में एक तो बच्चों के अंदर गणित के प्रति सकारात्मक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। जब तक बच्चों के अंदर किसी भी विषय को लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा ना, क्योंकि देखो प्राथमिक विद्यालय है, ये ध्यान रख लेना एक बार, क्योंकि हमारे जो एजुकेशन की जो शुरुआत होती है वो प्राइमरी लेवल से ही होती है। यदि प्राइमरी लेवल पे ही हम मैथमेटिक्स से दूर भागेंगे ना, या मैथमेटिक्स के प्रति हमारा रुझान नहीं बनेगा, तो आगे चलकर हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकते। तो सबसे पहले जो बेसिक जो आधार है, मेन जो चीज है वो प्राइमरी लेवल है। अब यहाँ पर आप विषय के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चों के अंदर पैदा करोगे ना, तभी बच्चा उसके अंदर इंटरेस्ट लेगा। हम ये कहते हैं कि स्टार्टिंग में जो स्कूल में जो बच्चा आता है ना, अब जो बच्चा शुरू में ही स्कूल में जाएगा, उसको कभी भी बोर्ड पर एक या एक जमा एक या एक लिख के नहीं दिखाया जाएगा। क्या किया जाएगा? सबसे पहले उसको क्लास के अंदर कुछ जो एक्टिविटी या कुछ गेम होंगे ना, उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, उस गतिविधियों के अंदर। ठीक है, आप स्टार्टिंग के अंदर बच्चों की कॉपी पेंसिल पर एक जमा एक लिखेंगे, वो उसके लिए क्या होगा? निरस होगा, उबाऊ करेगा, वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। हाँ, बच्चे को आप छोटे बच्चे को खिलौने दोगे ना, छोटे बच्चों को यदि आप कुछ खेल से संबंधित जो एक्टिविटी है उसमें शामिल करोगे, तो उसके बाद बच्चा उस पर धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू जाएगा। उसके बाद आप उसको पेपर पेंसिल वर्क पर लेके आ सकते हो। एक क्वेश्चन आता है पेपर पेंसिल टेस्टिंग। पेपर पेंसिल टेस्टिंग क्या होती है? जब हम बच्चे को पेपर पर लिखकर कुछ प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए देते हैं, तो उसको बोलते हैं पेपर पेंसिल टेस्टिंग। आप स्टार्टिंग के अंदर बच्चा जब स्कूल में आया है, तो आप पेपर पेंसिल टेस्टिंग उसके लिए यूज नहीं करोगे या पेपर का यूज नहीं करोगे। उसको आप किसमें इन्वॉल्व करोगे? छोटे बच्चों को खेल गतिविधियों में शामिल करोगे। इससे क्या होगा? अब ये गणित के अंदर खेल विधियां पहले तो स्टार्टिंग में उस खेल में शामिल कर दिया, ठीक है, उसके बाद हमने उसको कुछ कंसेप्ट बता दिए, उसके बाद भी हम एक तरह के ऐसे क्वेश्चन नहीं देंगे जिससे बच्चा उबता चला जाए, कुछ इंटरेस्ट पैदा हो। हम ये कहते हैं जिससे बच्चे के अंदर मनोरंजन पैदा हो, एंटरटेनमेंट भी हो उसका। हम मैथमेटिक्स पजल कहते हैं, पहेलियां। क्या होती है मैथमेटिक्स पजल? जिनको सोल्व करने में बच्चे को कई बार मजा भी आता है, उसके दिमाग में उसको सोचना पड़ता है, खेल की तरह वो उसको लेते हैं। अब जैसे मैंने ये फिगर बनाई है यहाँ पे, ये किस में काउंट होती है? मैथमेटिक्स की जो पजल है ना, उसमें काउंट होती है। अब यहाँ पे मैंने सीधा देखो, सीधा ये नहीं लिखा 10 जमा 10 जमा 10 जमा 10, ये बच्चा सोल्व भी कर लेगा, लेकिन क्या करेगा? दूसरी बार भी इस तरह का जब आप क्वेश्चन दोगे ना, वो उससे क्या करेगा? कुछ दिनों के बाद उब जाएगा इस तरह से। बच्चे के अंदर नयापन देने के लिए, इंटरेस्ट बनाने के लिए हमने क्या कर दिया? किसका सहारा ले दिया? हाँ जी, किसका सहारा लिया? फिगर का, पजल दे दी उसमें। अब पजल यहाँ पे इस फिगर के अंदर पजल क्या कहती है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने जूते हैं? टोटल कितने हैं यहाँ पे? कितने हैं भाई? 30 है ना। अब 30 ये 2 के पेयर में है, तो इसका मतलब यहाँ से 5 जमा 5, 5 जमा 5, 5 जमा 5, टोटल कितने जूते थे? 6। 6 पंजे 30, यानी एक जूता किसके लिए शो करता है? किसको शो करता है? 5 को। अब यहाँ पे 20 कर दिया, ये 20 आ गया। ये तो किसके लिए है? 10 के लिए है। और ये क्या काउंट होगा फिर? ये मोटा किसके लिए काउंट होगा? 5 के लिए। और ये भी 5 के लिए, ताकि बच्चों को इस तरह से मजा आ जाए। अब ये मोटा किसके लिए काउंट था? मोटा बच्चा 5 के लिए, भाई 5 के लिए ना। अब यहाँ पे रिजल्ट कितना आया है? 13। 13 में से आप 5 को घटा दीजिए, कितना बचा? 8 आया ना। तो ये किसको शो करते हैं? सीटी किसको शो करेगी? ये 4 को, ये भी 4 को। अब लास्ट में देखो, हर एक चीज का उसको पता चल गया, वैल्यू पता चल गई, हर एक चीज की वैल्यू पता चली ना। अब आप ये बताइए, जूता प्लस में, हाँ भाई, जूता प्लस में मोटा बच्चा प्लस में एक सीटी कितना आएगा? 19। कैसे आया? अब यहाँ पे एक जूता किसके बराबर है? नहीं, गलती की ना आप लोगों ने, वही तो मैं कहने लग रहा हूं। एक जूता किसके बराबर है? 5 के बराबर था ना। तो ये तो आया 5, और ये कितना आएगा? ये 5। सीटी किसके बराबर थी? 4। क्या?
हाँ, दो दो सीटी थी ना, यहाँ पे दो सीटी थी, एक ये दो, चार थी, अब ये आएगा, दो आएगा, तो 5 और 5 10 और 2 12, कितना रिजल्ट आया 12। समझ में आया ना। यहाँ पे भी एक चीज ध्यान रखने की थी, दो सीटी इकट्ठी थी, दो इकट्ठी थी, तो एक कितने की है, ये दो दो दो, ये समझ में आया। अब आप एक चीज देखो, इसमें बच्चे के दिमाग की एक्सरसाइज भी होगी और बच्चे ने इंटरेस्ट भी लिया। तो मैथमेटिक्स प्राइमरी लेवल पर हमने मैथमेटिक्स पजल भी बच्चे को देनी चाहिए। ये जो मैंने आपको बताया है, ये कंसेप्ट किसका है, ये मैथमेटिक्स पजल का कंसेप्ट है। क्लियर भैया। अब जैसे हमने ये दे दिया, इस बॉक्स के अंदर बच्चों को कह दिया हमने, पहले बच्चों को एडिशन सिखा दी। आप खाली 2 और 2 4 दो करने के लिए बोल दोगे, बच्चा करके वो हो जाएगा। 2 और 5 6 ये बोल दोगे, 2 और 5 को जोड़िए। अब हमने क्या कर दिया, एक बॉक्स में दे दिया, इसको रिजल्ट दे दिया। अगर दो चीजों का रिजल्ट क्या आएगा, 13 आएगा। उससे पहले ही भाई किन चीजों को जोड़े। अब बच्चे के पास यहाँ पर ना हमने ओपन एंडेड क्वेश्चन दे दिया। ये एक तो होता है क्लोज एंडेड, एक होता है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब ये किन्हीं भी दो चीजों का जोड़ कितना है, 13, आप कोई भी जोड़ लीजिए। अब बच्चा यहाँ पर रिजल्ट क्या भी लिख सकता है। अगर एक बच्चे ने 10 लिखा, एक बच्चे ने 3 लिखा, तब भी ठीक है। एक बच्चा यहाँ पे 7 लिख देता, एक 6 लिख देता, जब भी, यानी कोई भी, वो एक 12 लिख देता और एक लिख देता है, एक लिख देता है, जब भी रिजल्ट आएगा कितना आएगा, 13 आएगा। तो इस बॉक्स के अंदर हर एक बच्चा अपनी इच्छा से कुछ भी जिनका जोड़ 13 आएगा वो लिख सकता है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में क्लास में सभी बच्चों के जो आंसर हैं वो मैच नहीं करेंगे। हर एक बच्चा इस चीज को किस तरह से सोचेगा, ये उसका दिमाग उस पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे 8 कैसे आएगा भाई, 8 आने के लिए हम 5 जमा में 3 भी लिख सकते हैं, 4 और 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं ना। तो ये चीजें हैं, तो ये होती है मैथमेटिक्स पजल। तो प्राइमरी लेवल पर हमने ये भी मैथमेटिक्स पजल भी उनको देनी चाहिए। अब देखो, एक हम ये कहते हैं मैथमेटिक्स में ना, जब प्राइमरी लेवल के बाद जो बच्चे जाते हैं वो आगे चलकर जाते हैं, वो सेकेंडरी लेवल पर जाएंगे, प्राइमरी लेवल से अपर प्राइमरी लेवल पर जाएंगे। जब तक प्राइमरी लेवल पर है उनके जो कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना भाई, वो अपर प्राइमरी पर है अच्छा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा कम नहीं कर पाएंगे। अब इसके अंदर मैथमेटिक्स में मैंने अभी बताया था कुछ, हम कई बार पजल के अलावा पैटर्न भी यूज करने चाहिए हमारे को। पैटर्न बच्चों का इंटरेस्ट बनाने के लिए हम पैटर्न भी यूज करेंगे। अब पैटर्न कैसे काउंट होते हैं, जैसे आपने देखो कुछ पैटर्न होंगे वो फिगर बेस्ड भी पैटर्न होते हैं। ठीक है, कई बार फिगर दे दी जाती है, उनसे जुड़े हुए भी पैटर्न होते हैं। कई बार डॉट से जुड़े हुए भी पैटर्न होते हैं। जैसे ये पैटर्न है, ये सीरीज का पैटर्न दे दिया, पहले 8 आया, 16 आया, 24 25 40 48। अब ये हर एक उसमें डिफरेंस कितने का चल रहा है, 8 8 का। तो ये 8 की टेबल भी हो जाएगी और ये 56 आ जाएगा। ये इस तरह के ये पैटर्न होगा। अब यहाँ पे ये देखो, ये पैटर्न चले हुए हैं भाई। यहाँ पे कितना आया, 1 आया, उसके बाद 3 डॉट आई, फिर उसके बाद कितना आया, हाँ भाई कितना आ गया, फिर यहाँ पे 6 डॉट आ गई, फिर उसके बाद 10 आ गई, उसके बाद यहाँ पे 15 आ गई। अब अगली में डॉट कितनी आएंगी बताइए, 1 3 6 10। अब आप ये देखो डिफरेंस कितने का चल रहा है, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 5 का, यहाँ पे कितने का होना चाहिए, 6 का। तो अगली में कितनी डॉट्स आएंगी, ये 21 आएंगी। समझ में आया। तो हमने मैथ्स इस तरह से, बच्चा जब स्टार्टिंग में स्कूल में आता है ना, तो यानी बच्चा जब स्टार्टिंग में जब तक इंटरेस्ट, जब उसको इंटरेस्ट बनाया जाएगा ना उस सब्जेक्ट को, जब बच्चा उसके अंदर इंटरेस्ट लेगा। यदि आप ट्रेडिशनल तरीके से हम बात करें, हमने हमारी जो स्कूलिंग रही स्टार्टिंग के अंदर, हमारे को तो इस तरह के पजल वगैरह नहीं पढ़ाए गए। ठीक है, 2000 के बाद 2005 में जब एनसीईआरटी की बुक्स का सिलेबस चेंज हुआ ना, उसके बाद इस तरह के कंसेप्ट लेके आए कि उसमें रखा गया कि जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का कंसेप्ट हम 1986 के अंदर लेके आए थे ना,
वो तो आगे बढ़ा ही नहीं। ठीक है, अभी टीचर सेंटर चल रहा है, तो एक्टिविटीज थी ना जो जितनी भी, भाई उनको शामिल किया जाए। इससे पहले आप जो देखोगे ना, उससे पहले की जो बुक थी 2005 की, उसमें इस तरह की एक्टिविटी नहीं दी थी। 2005 के बाद जो बुक्स आई उसमें दिया था कि तुम्हें करके देखिए, प्रयास कीजिए, ठीक है, आओ ये करके देखें। तो समझ में आया। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पेडागोजी का जरूर मिलेगा, जो चीजें मैंने आपको बताई है। एक तो ये ब्रॉड कंसेप्ट वाला, नैरो कंसेप्ट वाला, पैटर्न को क्यों शामिल किया जाता है, पजल को क्यों शामिल किया जाता है, ये जो बेसिक चीजें मैंने आपको बताई है ना कुछ, ये ठीक है। लगभग 10 के करीब जो क्लास रहेंगी आपकी मैथमेटिक्स ये पेडागोजी की क्लास रहेंगी। और ये जो पेडागोजी है ना, अपर लेवल या टीजीटी या प्राइमरी लेवल दोनों की सेम रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। ठीक है।